गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की जान फार्मूलाज और कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं तो बिना न्यूमेरिकल्स किए आप 90% नहीं ला सकते हैं। और न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फार्मूला और कंसेप्ट जानना बहुत ही आवश्यक है। आज हम आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का ये मैं लक्ष्य रखा हूँ, आपको पूरे के पूरे जो भी फार्मूलाज हैं फार्मूला और कंसेप्ट को बता दूंगा। 2 क्लासेज आपको मैं दूंगा, एक तो ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का आज और थर्ड फोर्थ चैप्टर का कल। ये अगर आप कर लेते हो तो समझ लो केमिस्ट्री के 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप कल रिएक्शन पढ़ाए थे, आज रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यानी रिएक्शन को आगे क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं रिएक्शन कल पढ़ाया था तो रिएक्शन में काफ़ी स्टूडेंट नए भी थे जिन्हें रिएक्शन में बताया, तो आज रिएक्शन को रिपीट कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। डेली रिएक्शन चलेगा तो आपको याद नहीं होंगे। मुझे मालूम है काफ़ी स्टूडेंट को रिएक्शन पूरा का पूरा याद था, केवल रिवीजन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाए थे और वह पहली बार पढ़े हैं, तो एक बार थोड़ा सा उनको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। और आज हम आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज आज आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। और ये समझ लेना बोर्ड एग्जाम में अगर आपका नंबर देखा जाएगा कभी केमिस्ट्री का तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल करके आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के जो नंबर होते हैं सॉलिड होते हैं। अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है तो 4 नंबर पक्का मिलेगा, अगर आपका सही होगा तब एक भी नंबर नहीं कटने वाला होता है। इसलिए न्यूमेरिकल करके आने में आपको बहुत ही बेनिफिट है, आप आसानी से कर ले जाओगे अगर आपको फार्मूला और कंसेप्ट पता रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको कोशिश करेंगे फर्स्ट ठोस अवस्था के और आगे के जो विलयन के हैं सभी फार्मूलाज और सभी फार्मूला को समझने के लिए 1-2 न्यूमेरिकल्स करा दें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लास मैराथन होगी, लंबी क्लास होगी, मैराथन के तर्ज पर ही होगी। जब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक क्लासेज चलती रहेंगी। और सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बैठना, और बैठने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती का वंदना जरूर कीजिए, एक बार माँ सरस्वती को याद जरूर कीजिए और संकल्प लीजिए कि क्लास को अंतिम तक देखेंगे, माँ सरस्वती को ध्यान में रख कर देखेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में देखेंगे, तन्मयता के साथ में देखेंगे। 100% यहाँ की बताई हुई सभी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी और आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। लेकिन एक बार कंसंट्रेशन के साथ में बैठना, माँ सरस्वती को ध्यान देकर जरूर बैठना। और एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को अपने जो एक अलग से पेज निकाल लेना, पहली बात एक अलग से पेज निकाल लेना या अलग से पेज पर लिखना, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिन आपको बहुत ही कम समय है, उस दिन सभी न्यूमेरिकल को आप रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं आज और इसके बाद एक और क्लास दूंगा, 2 क्लास में जो मैं आपको कराऊंगा ईमानदारी पूर्वक अगर उसे करके चले जाते हो तो एक भी न्यूमेरिकल आप छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, सभी को करके आओगे, अपना झंडा गाड़ कर आओगे। बस कॉन्फिडेंस के साथ में जाना। किसके साथ में जाना? कॉन्फिडेंस के साथ में जाना। तो आप इसको अच्छे से लिखना, हैंडबुक की तरह, जिसे शार्ट नोट कहा जाता है, तो शार्ट नोट की तरह लिखना ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट हो, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग माँ सरस्वती का नाम फिर से लें, कापी के ऊपर लिखें, जो पेज निकाले हैं आप या जो जिस पन्ने पर आप लिख रहे हैं उसके ऊपर लिखें जय माँ सरस्वती और एक बार उन्हें ध्यान दें। चलिए गाइस तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर बिल्कुल गाइस एक बात आप लोगों से कहने वाला था। मैं लास्ट लेक्चर में मैं बहुत से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे कराया था। काफ़ी स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर क्लोरोफॉर्म का कोई रिएक्शन नहीं कराया हो, ऐसा कमेंट कर रहे थे। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं रिएक्शन कराता हूँ या जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही आगे तक सोच कर कराता हूँ। आप लोग कर लिया करो वो क्वेश्चन, उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे अपने से पढ़ लिया करो, ठीक है। लेकिन मैं जो कराता हूँ उसे जरूर किया करो, क्योंकि मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, 100% वाले क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप कुछ और भी पढ़ लिया करो, पूरी किताब पढ़ लो। मेरा लक्ष्य ये होता है कि आपको कम से कम कराया जाए और उसमें से आपको क्वेश्चन मिले। मैं चाहता हूँ पूरी किताब करा देता, कहता कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाने वाले। तो इसमें क्या मैं किया, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया, लेकिन अच्छा हुआ होता है कि कम से कम पढ़ाया जाए और उसमें से पूरा सिलेबस मिला दिया जाए। अंतिम समय है, इस समय पूरी चीज़ें पढ़ाना संभव नहीं है। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, जिन्हें पूछे जाने की चांसेस नहीं होता है, उसको मैं नहीं कराता हूँ, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट उसको मैं कवर करूँगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री का कौन सा है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट से अगर मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपके एनालाइज कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चन थे वे 2 प्रकार से बन रहे थे। या तो वह एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ रहे थे, या फिर आपके 3 या 5 अंक में पूछे जा रहे थे। जो 3 और 5 अंक में पूछे जा रहे थे वह आपके घनत्व पर आधारित क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको घनत्व का फार्मूला बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, तो वहाँ पर आधारित क्वेश्चन थे। मतलब इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल को करना है आपको, तो 2 चीज़ें आपको सीख लेना चाहिए। पहली तो घनत्व का कंसेप्ट, दूसरा चीज़ आपको यह सीखना चाहिए कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन करने के जो कंसेप्ट होते हैं, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या, ये निकालने की बात। इसके अलावा संकुलन क्षमता पे भी कई बार 1-2 क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो आपके थियरी के रूप में दिया था, क्योंकि आप लोग बीसीसी एफसीसी का संकुलन क्षमता निकालने तो पढ़े ही होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो उसको मैं नहीं कहूँगा कि वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रोसेस है, पूरी मैं एनालिसिस किया हूँ 5 साल का। यानी क्वेश्चन 3 जगह से पूछे जाते हैं, घनत्व से और कणों की संख्या निकालने से लेकर। तो दोनों चीज़ों को क्लियर करते हैं। और संकुलन क्षमता से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसे भी बता देते हैं। कभी कभी क्या दिया था, आपके छोटे जो होते हैं ना, कणों की त्रिज्या पूछ ली गई थी, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए पूछ लिया गया था, तो उसे भी मैं क्लियर करता हूँ। कुल मिला के 3 टाइप की आपको यहाँ पे फार्मूला बताऊँगा। 3 टाइप कर लेते हो तो अगर आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर तो पहले से ही स्टार्ट हो गया है, ये मैं शुरू करते हैं फार्मूला को। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें। तो कितने लोग रेगुलर क्लास में अटेंड हो रहे हैं ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग अपना रोल नंबर मुझे ज़रा बता देना। और वो ठीक है, देखिए सबसे पहले ठोस अवस्था में जो मुझे पढ़ना है, मुझे बताना है आप लोगों को, वह एफसीसी, बीसीसी और एससी, एससी में, एफसीसी में और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या को बताना है। क्या बताना है? एससी में, एफसीसी में और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या को बताना है। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा कैसे पूछा जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एससी, एफसीसी, बीसीसी वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा शार्ट में जान लीजिए होता क्या है। एससी जो होता है, इसमें अवयवों को कण जो होते हैं किसी भी घन के, जैसे ये घन है आपका, इस घन के कहाँ पर होता है, एक बार कमेंट करो सभी लोग, कमेंट करो सभी लोग। और साथ में जैसे मैं बना रहा हूं वैसे अपने कॉपी पर बनाते जाना। ये आपके लिए हैंड बुक है, रिवीजन के लिए 60 नोट है, 60 नोट है। इस बात को समझ लेना, आप लोग अपने से नहीं बना पाओगे। बना लोगे तो आप 1 घंटे 2 घंटे में पूरे न्यूमेरिकल को रिवाइज कर सकते हो और न्यूमेरिकल लगा भी सकते हो। देखो ये एफसीसी, एससी का है जिसे सिंपल क्यूबिक करते हैं। एफसीसी को क्या कहते हैं? फलक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं एफसीसी के यार? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसे कहते हैं किसको? एफसीसी को। ठीक है, बीसीसी को क्या कहते हैं? इसका हिंदी में नाम क्या होता है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एचसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई साहब हिंदी जानना आप लोगों को जरूरी है। एचसी को हिंदी में कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। बात समझ भाई? देखो फलक केंद्रित को कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को कहते हैं एफसीसी, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को कहते हैं बीसीसी और सरल घनीय एकक कोष्ठिका को कहते हैं एससी। देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें जो परमाणु के कण होते हैं वह कहाँ पर होते हैं?
कोने पर होते हैं, कोने पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोने पर होते हैं। जैसे ये कोना है आपका, ये कोना है आपका, ये कोना है आपका, ये कोना है आपका, यह कोना आपका, यह कोना आपका, यह कोना आपका, यह कोना है आपका। एक बात समझना, मैं स्लो पढ़ाऊंगा ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए, जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, 20वीं बार जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, वे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। स्पीड बढ़ाने आता है आपको ना? यूट्यूब में स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है ये तो आपको आता है ना? आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है? बढ़ा लेना। ये समझिए, यहाँ पर जो कण होते हैं कहाँ पर होते हैं? कोने पर होते हैं। लड्डू जो रखा होता है कहाँ पर रखा जाता है? कोने पर रखा जाता है। जैसे आपके घर में 8 कोने हैं ना, एक ऊपर, इधर इधर, नीचे 4 हो गया, 4 ऐसे इधर हो गया, तो 8 कोने पर कण रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? कण रखे होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सरल घनी कहते हैं। अगर बात करें एफसीसी या फिर फलक केंद्रित कोशिका की, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक घन होता है इसी तरह से। ये समझना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें इस तरह से घन होता है और इस घन के कोने पे तो रखे ही होते हैं, कोने के साथ साथ में, कोने के साथ साथ में इसके फलक के केंद्र पर भी रखे होते हैं। कितने फलक हैं? देखिए, एक तो इधर वाला, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, 4 हो गया। और एक सामने वाला, जैसे देखिए, एक इधर वाला दीवार, एक इधर वाला दीवार। आप अगर रूम में बैठे हैं तो इमेजिनेशन करना, एक इधर वाला दीवार, एक इधर वाला दीवार, एक ऊपर वाला दीवार, एक नीचे वाला दीवार। 4 फलक हो गए, 4 फलक हो गए ना। एक इधर वाला जो मेरे पीछे है, एक मेरे सामने, 6 फलक। यानी 6 फलक पर ये परमाणु इस तरह से उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोने में होते हैं, प्लस फलक के केंद्र पर होते हैं। कोने में होते हैं, साथ में फलक के केंद्र पर होते हैं। कौन से? परमाणु। बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में जो परमाणु होते हैं वह परमाणु किसी भी घन के, ऐसे ही आप लोग बनाना, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाओगे, तब आपको तीनों का कंसेप्ट एक साथ आएगा। घन के कोने पर तो होते ही हैं, तीनों में घन के कोने पर होते हैं। यहाँ पर भी घन के कोने पर होते हैं परमाणु, लेकिन कोने के साथ में एक बीचों बीच होते हैं, अंतः केंद्र पर होते हैं। यानी कोने पर होते हैं और एक अंतः केंद्र में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फलक केंद्रित की बात करें, इसमें परमाणु कोने के साथ साथ में फलक पर होते हैं। बीसीसी की बात करें, काय केंद्रित की बात करें, इसमें परमाणु कोने के साथ साथ में घन के केंद्र में होते हैं। बात करें अगर सरल घनी की, एससी की, इसमें परमाणु केवल और केवल कोने पर होते हैं। यह सिस्टम होता है आपका। तीनों चीजें आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे, मुझे मालूम है, फिर भी मैंने बताने की कोशिश किया। तो आइए परमाणु की संख्या गिनते हैं कि इसमें कितने परमाणु हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। इसमें गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें 8 जो होते हैं कोने पर होते हैं, ठीक है, 6 जो होते हैं फलक पर होते हैं। ये हो गया। ये देखते हैं इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो होते हैं कोने पर होते हैं, और एक जो होता है अंतः केंद्र पर होता है। एक जो होता है अंतः केंद्र पर होता है, एक जो होता है अंतः केंद्र पर होता है। बात करते हैं परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसी के लिए मैं ये सभी कहानी आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी घन है, अगर इसमें आपको परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसी पर रख देना, निकल कर आ जाएगी। अब देखिए, परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बताता कैसे समझा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा, नहीं भी समझ में आएगा। फार्मूला अगर आप इसमें रख दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है कि 1/2 आप प्रति एकक कोशिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? नोट लिखो, नोट प्रति एकक कोशिका में
में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? ज्ञात करने के लिए आपको 1/8 गुणे कोनों पर स्थित परमाणु करना पड़ेगा। जितने भी कोने के पर स्थित परमाणु हैं उसमें 1/8 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 1/2 गुणे फलक पर स्थित परमाणु करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ में प्लस करना पड़ेगा आपको 1 गुणे केंद्र पर स्थित परमाणु, 1 गुणे केंद्र पर स्थित परमाणु। ये पूरा सिम्टम लगाना होगा। 1/8 गुणे कोने पर स्थित परमाणु, 1/2 गुणे फलक पर स्थित परमाणु, 1 गुणे केंद्र पर स्थित परमाणु। इस फार्मूले का यूज करेंगे। आइए इस फार्मूले का यूज करके हम एससी में परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। आइए इधर आइए, एससी में हम क्या करते हैं, 1/8 करते हैं गुणे कोनों पर स्थित परमाणु। कोने पर कितनी स्थित परमाणु होते हैं? ये कोने पर कितने होते हैं? कोने पर यहाँ पर हम गिने पहले से 8 होते हैं। 8 × 8 ये हो गया, 1/8 × 8 ये हो गया आपका, 1/8 × 8 ये हो गया, प्लस में 1/2 गुणे फलक पर स्थित परमाणु। 1/2 गुणे फलक पर कितने परमाणु स्थित हैं? यहाँ पर फलक पर इसमें कितने स्थित हैं? एक भी नहीं, 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे केंद्र पर स्थित परमाणु, केंद्र में भी एक भी नहीं है, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखने का क्या मतलब, यहाँ पर जगह बजा रहे हैं, ठीक है, इसे लिखने का क्या मतलब, इसे मिटा देते हैं हम लोग। तो एससी में परमाणुओं की संख्या कितना निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको इसे याद रखना है, एससी में परमाणुओं की संख्या कितना होती है? 1 होती है। कंसेप्ट समझना, एससी में परमाणु संख्या कितना होती है? 1 होती है। बात करें एफसीसी की, इसी तरह से एफसीसी में रखेंगे। एफसीसी में रखेंगे 1/8 कोनों पर स्थित परमाणु। कोने पर कितने परमाणु स्थित हैं? यहाँ पर लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ 8 परमाणु स्थित हैं, तो 8 परमाणु हो गया, प्लस 1/2 फलक पर स्थित परमाणु। कितने हैं फलक पर स्थित परमाणु? 6 हैं, × 6 ये फलक पर स्थित परमाणु हो जाएंगे, प्लस 1 गुणे केंद्र पर स्थित परमाणु। केंद्र पर यहाँ पर कोई परमाणु स्थित है? नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 है, तो इसको भाई मिटा दो। क्यों रख ले रहे हो 0 को क्यों परेशान कर रहे हो? इसका यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 3 = 4। अरे 6 में 2 का भाग देंगे तो 4 ही जाएगा ना, 3 ही आएगा ना, 3 + 1 4। यानी एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है एफसी में परमाणु की संख्या? एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बात करते हैं बीसीसी में परमाणु की संख्या। अगर इसी तरह से निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 8 × कोने पर स्थित परमाणु कितने हैं? 8 हैं, प्लस फलक पर स्थित परमाणु, इसमें तो एक भी नहीं है, इसलिए इसे 0 लिखना है, तो लिखेंगे ही नहीं। प्लस हो जाएगा 1 × केंद्र पर स्थित परमाणु। केंद्र पर एक परमाणु स्थित है, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 + 1 = 2 आ जाएगा। ये 2 जो है आपके बीसीसी के लिए, याद देना, एफसी के लिए कितना है? 1 है, एफसीसी के लिए 4 है, बीसीसी के लिए 2 है। अब ये कोई मत कहना कि सर आपने बताया नहीं कैसे निकाला जाता है, निकाल कर दिखाया हूँ मैं। इतना मेहनत काश कोई आपको करता होगा, कोई नहीं करता होगा। और मेरा इंटेंशन समझ में आ गया ना, पूरी साल से आप लोग जुड़े हैं, बहुत से स्टूडेंट बहुत पूरी साल से जुड़े हुए हैं। 1 भी रुपये कभी आपसे मांगा गया हो? नहीं मांगा गया है, सोच लो। इतना कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी। अगर आपको लिखना भी हो ना तो 2-4 पन्ने लिख लोगे आप लोग, कंसेप्ट समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है अभी मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़े हो आप लोग, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आओ समझ लो, संकुलन क्षमता समझ लेते हो। संकुलन क्षमता, ठीक है, पैकिंग फैक्टर, ठीक है, एफिशिएंसी, नोट करो आप सभी लोग। कैसे निकाला जाता है संकुलन क्षमता, जानते हैं? जान लो, जानने की जरूरत नहीं। देखिए संकुलन क्षमता का मतलब क्या हुआ।
संकुलन क्षमता का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज़ अगर डब्बे में रख देते हो, एक डब्बा है उसमें एक गेंदा रख दिए, गेंदा मतलब बॉल रख दिए, तो कुछ जगह उसको ऑक्यूपाइड करता है कि नहीं। कोई भी आपका डब्बा है, उसमें अगर एक गेंद को रख देते हो, क्या हुआ, डब्बे की कुछ जगह को वह गेंद ऑक्यूपाइड करता है कि नहीं, करता है ना, करता है ना। वही जो समन्वय संख्या, उस गेंद के चारों तरफ जितने भी कण होंगे वही समन्वय संख्या कहे जाते हैं। थोड़ी जान लीजिए समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता के चक्कर में मत पड़िए। इतना याद रखिए आप सभी लोग कि यस्सी की जो संकुलन क्षमता होता है वह 52 होता है, ठीक है। एफसीसी का जो संकुलन क्षमता होता है 68 होता है, और बीसीसी की जो संकुलन क्षमता होता है 74 होता है। याद समझ आए, ये तीनों का याद रखना, ठीक है। एससी के लिए कितना होता है, 62 होता है, एफसीसी के लिए 68 होता है, और 74 होता है बीसीसी के लिए। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, परमाणुओं की संख्या पढ़ा था, बीसीसी के लिए 2 था, एफसीसी के लिए 4 था, और 52 था आपका एससी के लिए, 52 था आपका एससी के लिए। नोट करिए आप सभी लोग, नोट करिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका में कोष्ठिकाओं की संख्या में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए या लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसमें 4, 2, 6, 8 ऑप्शन था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ठीक है, इसे नोट करिए आप सभी लोग। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा, एक न्यूमेरिकल हम बोल रहे हैं, लिखिए सभी लोग। इसको हम रब करते हैं, लिख तो लिए होंगे ना आप लोग। यहां पर याद रखना 1/8 गुणे कोनों की संख्या में 1/8 का गुणा किया जाता है, और घन के फलक के केंद्र के लिए 1/2 का गुणा किया जाता है, और केंद्र के लिए अगर कोई परमाणु केंद्र पर उसके लिए 1 का गुणा किया जाता है। इसके लिए आप याद रखना, ठीक है, याद रखना उसके लिए आप। अभी हम इस पे आधारित न्यूमेरिकल करा रहे हैं। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल है आप सभी के लिए। न्यूमेरिकल लिखिए आप सभी लोग, न्यूमेरिकल लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। लिखिए, एक ठोस घन PQR परमाणुओं से बना है, एक ठोस घन PQR परमाणुओं से बना है। ठोस घन किससे बना है, ठोस घन PQR परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। किससे बना है, एक ठोस घन PQR परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसमें P कोने पर है। P कहाँ पर है, कोने पर है, P कोने पर है, ठीक है। आगे है P कोने पर है, Q परमाणु केंद्र पर है, तथा R फलक के केंद्र पर है। Q आपके परमाणु, Q परमाणु जो है केंद्र पर है, और R आपके फलक के केंद्र पर है। बात समझना, क्वेश्चन को फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक ठोस घन है जो कि PQR से मिलकर बना है, जिसमें P परमाणु कोने पर है, Q परमाणु केंद्र पर है, और R परमाणु फलक के केंद्र पर है। R परमाणु फलक के केंद्र पर है। तब यौगिक का सूत्र लिखिए, यौगिक
का सूत्र आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? एक ऐसा परमाणु, एक ऐसा ठोस है जो कि PQR से मिलकर बना है। एक ऐसा ठोस परमाणु है जो कि PQR से मिलकर बना है, जिसमें P परमाणु कोने पर है, Q परमाणु केंद्र पर है, R परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो उपस्थित मतलब फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो परमाणुओं का सूत्र या फिर यौगिक का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, यौगिक का सूत्र पूछा है, जिसमें P कोने पर है, R परमाणु के केंद्र पर है, और Q परमाणु के केंद्र पर है, R आपके फलक के केंद्र पर है। बताना पड़ेगा, इजी है। आपको कैसे करना है आपको मालूम है। P कोने पर है, P कोने पर है तो P की कुल संख्या कितना होगा? 8 कोने पर होंगे। 8 कोने पर होगा तो 8 इंटू P के लिए, P के लिए क्या होगा कि अगर P जो है कोने पर है, कोई भी परमाणु उसके कोने पर है, तो उसमें एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था 1/8 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? A हो गया। P के लिए 1 हो गया। Q की बात करते हैं। Q आपका कहाँ पर है? केंद्र पर है। आपका Q जो है केंद्र पर है कि तो Q के लिए क्या होगा आपके पास? Q की संख्या कितनी है? 1 है। 1 इंटू 1 है। आपको मैंने बताया था जो कोने पर होते हैं उसमें 1/8 का गुणा किया जाता है, जो केंद्र पर होते हैं उसमें 1 का गुणा किया जाता है, और जितने भी परमाणु आपके घन के फलक पर होते हैं उसे 1/2 से गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर फलक पे कितने हैं? R फलक पर है, तो R के लिए क्या हो जाएगा? जी, R के लिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1/2 3। देखिए, P के लिए 1 है, Q के लिए 1 है, R के लिए कितना है? 3 है। यह आपका यौगिक का सूत्र बन गया, PQR3। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में काफ़ी सारे दिए हैं। मैं अभी इसके बाद दोनों लेक्चर होने के बाद मैं आपको PDF में भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से सही क्वेश्चन होते हैं, आप कर लोगे। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि जो यस्सी होते हैं, यस्सी में यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। FCC में कितनी होती है? 4 होता है। BCC में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये जो यस्सी हो चाहे CCP हो, CCP दोनों में 4 ही होता है। ठीक है, दोनों में 4 ही होता है। ये आपके दिमाग में रखना, ये से हमने सीखा। सीखने के लिए मैंने पूरा कंसेप्ट बताया आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। वैसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इस पर आधारित। अब हमको घनत्व पर आधारित क्वेश्चन कराने हैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है आज का। चलिए आपको न्यूमेरिकल कम कराएंगे हम आज, थियरी ज़्यादा बताएंगे। थियरी आपको ज़्यादा बताया जाएगा, परेशान मत होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए, ठोस अवस्था में दूसरा टाइप है घनत्व पर आधारित प्रश्न पर आधारित, जिसका ट्रेंड है बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है। बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है, क्या करता है? बार बार पूछता है बोर्ड एग्जाम। घनत्व पर आधारित प्रश्न। क्या सभी लोग घनत्व का फार्मूला क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें।
लिख लिया आप सभी लोग? देखिए घनत्व का फार्मूला क्या होता है। देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर बात होती है एकक कोष्ठिका की, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन लिखेंगे। ठीक है, अगर एकक कोष्ठिका की बात होगी तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। बात समझ में आई? एकक कोष्ठिका की बात होगी तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, ऐसा लिखेंगे। तो एकक कोष्ठिका का, अगर एकक कोष्ठिका है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए एकक कोष्ठिका में अगर परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एकक, अब मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? कभी कभी आप जानते रहोगे तो 100% हेल्प करेगा। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इज इक्वल टू, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने के। एकक कोष्ठिका का संख्या इंटू एकक कोष्ठिका के परमाणु द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इज इक्वल टू एक कोष्ठिका का परमाणु द्रव्यमान, एक कोष्ठिका का परमाणु द्रव्यमान। परमाणुओं की संख्या क्या है? मान लेते हैं Z है, इंटू एक कोष्ठिका का परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं इस माध्यम में। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आपके सामने लिखा गया है ZM, Z इंटू M। अब एकक कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन भी होता है, आयतन भी होता है। देखिए द्रव्यमान का मान क्या होता है, सॉरी घनत्व का मान क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर बात करें एकक कोष्ठिका की तो क्या होगी? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका की द्रव्यमान की बात करें तो एकक कोष्ठिका की द्रव्यमान क्या होता है? एकक कोष्ठिका की संख्या इंटू एकक कोष्ठिका के परमाणु की, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु की द्रव्यमान। जैसे एक डब्बे में आपकी 100 गोली रखे गए हैं, गोली वही कंचा मारने वाला। कितने लोग हैं जो गोली खेले हैं? बताइए एक बार जरा, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग, ये कंचा ऐसे मारा जाता है ना, मुझे तो मारने ही नहीं आता है, मैं तो खेला ही नहीं हूँ। आप लोग खेले होगे तो बात अलग है। तो इसमें उपस्थित वही एक एक गोली है। अगर उसमें 100 गोली रखे गए हैं, 100 गोली रखे गए हैं, तो आप क्या करते हो? एक गोली का द्रव्यमान लेते हो इंटू 100 कर देते हो, एक गोली का द्रव्यमान लेते हो इंटू 100 कर देते हो। वही यहाँ पर होगा। एकक कोष्ठिका की संख्या हो जाएगा Z इंटू एकक कोष्ठिका में परमाणु का द्रव्यमान, एक कोष्ठिका में परमाणु का द्रव्यमान कर देंगे। एक कोष्ठिका में परमाणु द्रव्यमान स्मॉल m है, संख्या Z है तो ZM हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फार्मूला क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो आपका ऊपर का हो गया, नीचे आयतन भी हो जाएगा। तो पूरा लिखेंगे घनत्व, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। D इज इक्वल टू ZM अपान V, ZM अपान V, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। सर V तो आयतन है, तो आयतन V इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेथ, ये तीनों हो जाएंगे। तो लेंथ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा घन है, कोई इस प्रकार से घन है कि इसके सभी भुजाओं की लंबाई
सेम हो, सभी भुजाओं की लंबाई सेम हो, वह है आपका ए। तब क्या करेंगे, लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा, ऊंचाई भी ए होगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर v के स्थान पर ए क्यूब का मान लिखते हैं, जेड एम अपान ए क्यूब, जेड एम अपान ए क्यूब। ये भी घनत्व का फार्मूला होता है, ये भी कहीं कहीं पर लगता है, यह भी कहीं कहीं पर लगता है, यह भी कहीं कहीं पर लग जाता है। क्या हो जाता है, लग जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी लग जाता है। अब देखिए क्या होता है, अगर सभी परमाणु का आयतन का मतलब सभी परमाणु का घनत्व निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या करते हैं, जेड एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए का भाग दे देते हैं। एन ए मतलब परमाणु की संख्या, एन ए मतलब अवोगाद्रो संख्या, एन ए मतलब अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। अब अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6 इंटू नहीं 3 इंटू क्या होता है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा, आप लोग भूल जाते हो अवोगाद्रो संख्या का मान या नहीं। अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, उसको एन से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर एन से भाग दे देते हैं तो पूरा परमाणु की घनत्व निकल जाता है। तो ये घनत्व का फार्मूला क्या होता है, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। कैसे याद रखोगे, जे एम अपान ए क्यूब एन ए, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। बोलो मेरे साथ सभी लोग, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। बोलो एक बार फिर से बोलो, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। बोलिए याद हो रहा है कि नहीं, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। नाच के दिखाऊं क्या, तब याद होगा। कैसे याद होगा आप लोगों को, जेड एम अपान ए क्यूब एन ए कैसे याद होगा, बोलो कैसे याद होगा बाबू, कैसे याद होगा जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी से पूछा जाता है, नोट करिए आप सभी लोग इसे। जेड एम अपान ए क्यूब एन ए से मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। ये इस चैप्टर में फ्रैकल दोष तथा साटकी दोष है, किसको अभी फ्रैकल दोष तथा साटकी दोष पूछूंगा और तुरंत खड़ा होकर बता देगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जेडीएम का बात, जेड का मान याद करें तो जेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें कह देता है परमाणु CCP में है या FCC में है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर BCC कहता है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। SC कहता है तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है जो कि पिछली साल ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं बस। क्वेश्चन क्या है कि एक सिल्वर है, चांदी है, सिल्वर मतलब चांदी, जिसकी घनीय सर्वित संकुल यानी CCP में जालक बनाता है। एक्सरे विवर्तन के अध्ययन पर पता चलता है कि एकक कोष्ठिका की लंबाई 408.6 pm है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए यदि चांदी का द्रव्यमान 107.9 U दिया है तो। चांदी का द्रव्यमान कितना दिया है, 107.9 U दिया है तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रखा जाता है ये चांदी का परमाणु द्रव्यमान रखोगे, ठीक है। अब देखिए चांदी CCP में है तो CCP के लिए 4 का गुणा होगा। तो यहाँ पर आपको घनत्व में लंबाई दे दिया है, आपका द्रव्यमान दे दिया है, जेड का मान CCP के लिए 4 होता है, एन का मान रख के डी का मान निकाल लोगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा, थोड़ा पीछे करके क्वेश्चन सुन लेना, ठीक है। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में घनत्व पर आधारित। देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में घनत्व पर आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु के क्रिस्टल घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु जो है क्रिस्टल घनीय जालक के केंद्र पर स्थित है। ठोस परमाणु में पोटेशियम परमाणु
ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टली घनीय जालक के केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केंद्र पर स्थित है। तब पोटेशियम के 4 ग्राम इकाई सेल में अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेल की संख्या, अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या, अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेल के अनुमानित संख्या क्या होगी या फिर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोलिए क्या कह रहे हो आप लोग? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसमें क्या है, पोटेशियम का द्रव्यमान दे दिया है आपका पोटेशियम का द्रव्यमान दे दिया है आपको। पोटेशियम का क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है आपको, है ना। पोटेशियम का द्रव्यमान दिया है आपको। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये जो Na लिखे गए हैं तो ये क्या है? परमाणु का मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान है, ये बात आप लोग घबरा जाएगा। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? जैसे वहाँ पे चांदी था तो चांदी का परमाणु भार 107 पॉइंट कुछ होता है, तो वे में डायरेक्ट रख दिया गया था। चांदी था तो चांदी का जो परमाणु भार होता है 107 पॉइंट, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो होता है 107.9 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे। अगर स्मॉल यम है तो उसका मतलब कैपिटल यम बटे Na। यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, स्मॉल यम इज इक्वल टू कैपिटल यम बटे Na। ठीक है, ये आपका कैपिटल यम बटे Na है। ठीक है, स्मॉल यम इज इक्वल टू, अब स्मॉल यम का मान क्या है? कैपिटल यम बटे Na। ये आप लिख लेना सभी लोग। दो ही फार्मूला बताने में इतना लंबा लेक्चर हो गया, बताओ। चीज़ों को समझाकर बताने के चक्कर में क्लास लेट हो जाती है। तो क्या होगा? स्मॉल यम का मान कैपिटल यम बटे Na। कैपिटल यम क्या है आपका? मोलर द्रव्यमान। अगर सोडियम रखा जाएगा तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का मैं नहीं बताऊंगा। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान, इस क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु के क्रिस्टल घनी जालक के केंद्र पर स्थित है, तो पोटेशियम के 4 ग्राम इकाई सेल में अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ग्राम इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इस यम का मान कितना रखोगे? इस यम का मान कितना रखोगे बताओ? अच्छा, एक चीज सुनना, ये ठोस जो है इस क्वेश्चन में किस प्रकार से उपस्थित है? बीसीसी के रूप में उपस्थित है। चलिए ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया आप लोगों को ना? फार्मूला समझ लेना, अपने से इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन को करना है। 1-2 क्वेश्चन करना, ठीक है। वैसे मैं एक क्वेश्चन मुझवानी बताया हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन ले लूँगा। अभी फार्मूले का सेशन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट करिए आप लोग। नोट हुआ आप लोगों का? अब इस चैप्टर से मैं इसी पे द एंड करता हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर के देखिए, मुझे भी इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट में आपके या तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने में पूछता है या फिर घनत्व पूछता है, ठीक है। इस पर आधारित कहो तो 1-2 क्वेश्चन करा दूँ या फिर नहीं कराऊँ,
बोलिए क्या कह रहे हो आप लोग? क्वेश्चन करा दूं एक दो क्वेश्चन घनत्व पर? बोलिए क्वेश्चन करा दें? ऐसा करते हैं, घनत्व पर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैं घनत्व का पहले क्वेश्चन कराया था, तो वही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल कर लेना, बहुत समझ में आएगा। इससे पहले कराया था, फिलहाल मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया आपको। बोलिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। विलियन। अब विलियन से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विलियन में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सबसे पहले जानना चाहिए वह है आपका मोलरता। मोलरता, मोलरता कैसे निकाला जाता है? देखिए मोलरता, मोललता, अब इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है? मोलरता मोललता अंतर है सर। अंतर क्या है? यहाँ पे र था, यहाँ पे ल आ गया। ये अंतर बताओगे किसी को? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं बताएंगे सर यहाँ पर अंतर है। पूछूंगा क्या है? यहाँ पे सर देखो र है, यहाँ पे ल है, ये अंतर बताओगे? नहीं 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 नहीं, ये अंतर बेकार है। आप कुछ अगला बताओ, कुछ और सोचो। कहोगे सर यहाँ पर आप ये लाइन खींची हो, यहाँ पर लाइन नहीं खींची हो, ये भी अंतर बता दोगे? लेकिन नहीं नहीं, अगर आप ऐसा बता रहे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं किए हो, पढ़ाई के सिवा सब कुछ काम किए हो लेकिन पढ़ाई नहीं किए हो। मैं खुद ही बताऊं मोलरता के बारे में दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ। जब मैं 420 क्वेश्चन का लक्ष्य लेकर चला था वहाँ पर भी मैं एक दो बार मोलरता के बारे में बताया था, न्यूमेरिकल भी कराया था। कहोगे वीडियो पब्लिक डोमेन में है, यानी पब्लिक पर है, जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर ही प्रीवियस वीडियो। मोलरता क्या होती है ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। मोलरता जो होता है, मोलरता जो होता है आपका, यह आपके विलेय के मोल बटे विलायक के लीटर में आयतन के बराबर होता है। इसका मान क्या होता है? मोलरता का मान क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन। विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन, विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन, ये मोलरता के बराबर होते हैं। विलेय के मोल बटे विलायक की आयतन। बात करें मोलरता में क्या होता है सर? यहाँ पे ल है और यहाँ पे र है, तो इसके अलावा क्या अंतर है बताओ? ये पॉइंट भी मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? अगर मोलरता की फार्मूला देखा जाए तो ऊपर का तो सेम होता है, विलेय का मोल, ये ऊपर का तो सेम होता है, नीचे का लफड़ा हो जाता है। नीचे क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ये मोलरता की और ये मोलरता की, ये मोललता का फार्मूला है। बात करें मोल की, मोल कैसे निकाला जाता है? मोल
मोल। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए जरा, मोल कैसे निकालते हैं? हम लोग मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया गया भार बटे परमाणु, दिया गया भार बटे परमाणु भार, ये मोल के बराबर होता है। दिया गया भार बटे परमाणु भार। जैसे आपको कह दे कि 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? बात समझ में आई? 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? कैसे मोल ज्ञात करोगे? मोल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपर तो 180 ग्राम लिखेंगे, दिया गया भार बटे परमाणु भार, जल मतलब H2O है। H2O का परमाणु भार क्या होगा? H का तो 1 होता है, 2 H है इसलिए इंटू 2 करेंगे प्लस है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो कितना हो जाएगा? 18। तब आपका मोल निकल के आएगा। मोल क्या आएगा? परमाणु द्रव्यमान। मोल में क्या होता है? मोल में क्या होता है? मोल कैसे निकाला जाता है? दिया गया भार बटे परमाणु भार। यहाँ पे सूत्र है, दिया गया भार कितना था? 180 ग्राम। परमाणु भार कितना था? परमाणु भार कितना था? 18। इसे काटोगे 10 आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। 10 मोल प्रति लीटर यह आएगा, 10 मोल प्रति लीटर यह आएगा जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तब। तो ये मोल निकालने का तरीका है। पूछता है कि आंसू जल की मोलरता कितना होता है, तो इसे याद रखना 55.56, 55.56। इसे हम याद किए थे 5556, 5556, ठीक है। ये होता है परसेंटेज किसकी? शुद्ध या आशुद्ध जल की मोलरता की। ये किसका होता है मोलरता? शुद्ध तथा आशुद्ध जल की मोलरता होता है, कितना होता है? 55.56, 55.56। इसमें काफ़ी फार्मूलाज हैं, सभी को हम लोग कर लेते हैं कवर जल्दी से। नर्मलता, एक आता है नर्मलता, इसको भी कर लेते हैं। नर्मलता क्या होता है? नर्मलता क्या होता है? नर्मलता में क्या होता है कि यहाँ पर जो विलेय के मोल थे यहाँ पर हो जाएंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन की लीटर में आयतन, विलयन की लीटर में आयतन, विलयन की लीटर में आयतन। विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेय के विलयन के लीटर में आयतन, ये नर्मलता का फार्मूला होता है। विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन के लीटर में आयतन। एक काम करना सभी लोग एक काम करना, इसे नोट करते चलना। मैं इसका जब न्यूमेरिकल कराऊंगा फार्मूला आपके सामने होना चाहिए, इसे अपने रूम में चपका देना ताकि फार्मूला याद रहे, दिमाग में बैठे रहे। एक बात ध्यान देना सभी लोग, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही परेशान होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की गैपिंग है। एक दिन में कैसे पढ़ाई कर सकते हो? चीज़ें मैं आपको इतना रटा क्यों रहा हूँ? मुझे कुत्ता थोड़ी काटा है। रटाने का मतलब यह है कि थोड़ा एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़े, लेकिन आपको क्लास में ही याद हो जाए और दिनों तक याद रहे। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा याद रखने में, वैसे भूल जाता होगा। तो नर्मलता का फार्मूला क्या है? विलेय के में ग्राम की तुल्यांक बटे विलयन की
आयतन, यानी कि केवल आपका विलायक का द्रव्यमान, इसमें क्या होता है आपका विलयन का आयतन, ठीक है, सॉरी विलयन का मोलरता में यहाँ पर विलयन का आयतन होगा, मोलरता में यहाँ पर क्या होगा विलयन का लीटर में आयतन, वो भी लीटर में, गलती हो गई थी, इतना टाइम से गलती है कोई बता भी नहीं रहा। तो विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, यहाँ पे विलायक का आयतन और यहाँ पर भी विलयन का आयतन। बात समझ में आई? केवल मोललता में किलोग्राम होता है, विलायक का आयतन होता है, बाकी हर जगह लीटर होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बताते हैं मोलरता तथा मोललता में संबंध, सॉरी मोलरता तथा नर्मलता में संबंध। नोट करते चलिए। मोलरता तथा नर्मलता में संबंध, मोलरता तथा नर्मलता में संबंध, इससे पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या होता है? मोलरता इंटू संयोजकता। आप लोग पढ़े होंगे संयोजकता, मोलरता इंटू संयोजकता इज इक्वल टू नर्मलता। मोलरता इंटू संयोजकता इज इक्वल टू नर्मलता। ये होता है मोलरता तथा नर्मलता में संबंध, मोलरता तथा नर्मलता में संबंध। साथ साथ में नोट करते चलो भैया, ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, एक साथ सभी फार्मूला आपके सामने हैं। फार्मूला मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। अब आता है आपका एक कंसेप्ट, आता क्या है कंसेप्ट, क्या इसे आप लोग कंसेप्ट क्या ही कहोगे। एक विलयन है किसी का मोल अंश, इसे आप लोग मोल प्रभाज भी कहते हो, मोल प्रभाज भी कहते हो, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज क्या होता है? मोल अंश या मोल प्रभाज, ये कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है जो कि A प्लस बी से मिलकर बना है, A और B से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए A की मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज, तो क्या होगा? A के मोल बटे A प्लस बटे A के मोल प्लस B के मोल, नर्मलता निकल जाएगी। ये आपको फार्मूला के लिए सॉरी न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल यहाँ से भी बनते हैं। मोलरता, अगर A का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो A के मोल बटे A के मोल प्लस B के मोल, यानी कि पहले A का मोल ज्ञात करेंगे, B का मोल ज्ञात करेंगे, अब A के मोल में दोनों का भाग देंगे, ठीक है। अगर इसी जगह आपसे B की मोल प्रभाज निकालने के लिए कह दिया, तो B की मोल प्रभाज निकालने के लिए कह दिया तो B के मोल बटे A के मोल प्लस B के मोल। बात समझ में आई? इसको आप लिख सकते हो A अपान A प्लस बी, इसे कह सकते हो B अपान A प्लस बी, ठीक है। आप इसे लैम्डा A से प्रदर्शित कर सकते हो, इसे लैम्डा B से प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट यहाँ पर और है क्या? यहाँ पे देखिए A का मोल प्रभाज और B का मोल प्रभाज दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होता है? A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज,
यहाँ पर देखना ध्यानपूर्वक, ये मोल प्रभाज प्लस ये मोल प्रभाज, मतलब ये प्लस ये दोनों जोड़ रहे हैं, यानी ये और ये जोड़ रहे हैं। तो ए का मोल प्रभाज क्या था, यहाँ पे देखना ए अपान ए प्लस बी, ए अपान ए प्लस बी, प्लस बी के मोल प्रभाज क्या था, बी अपान ए प्लस बी, बी अपान ए प्लस बी। ए का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज, दोनों का जोड़, तो क्या होगा, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ए के मोल प्रभाज और बी के मोल प्रभाज दोनों के दोनों जोड़ दिया जाए तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। अगर यहाँ पर आपको ए का मोल प्रभाज दिया है, बी का मोल प्रभाज पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, 1 में से एक ही घटा दोगे। इसी तरह से अगर बी का मोल प्रभाज दिया है, ए का पूछ ले तो क्या करेंगे, 1 में से बी का घटा देंगे, ए का मोल प्रभाज निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नोट करिए आप सभी लोग इसे। ठीक है, इसे रब करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर मोल प्रभाज के क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोल प्रभाज के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं दे दूंगा, उसे भी जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ये फार्मूला समझने के बाद। वैसे मैं उस लेक्चर में भी पहले फार्मूला बताया हूँ, तब न्यूमेरिकल बताया हूँ, फिर भी आप लोग जाके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जल्दी देखना चाहते हैं तब, अगर टाइम है तो मैं खुद ही 1-2 दिन, मतलब 1-2 सप्ताह बाद, 1-8 सप्ताह बाद करा दूंगा, 20-25 तारीख के बाद फिर से मैं करा दूंगा। इधर मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका फार्मूला लिखिए आप लोग। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है P0 माइनस P1 अपान P0, P0 अपान माइनस P1 अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल W1 कैपिटल W कैपिटल M, स्मॉल M कैपिटल W, स्मॉल n कैपिटल W, ये फार्मूला होता है। ठीक है, किसका, आपेक्षिक अवनमन का। किसका होता है, आपेक्षिक अवनमन का। देखिए हेरनी के नियम पर, राउल्ट के नियम पर क्वेश्चन बनने की कम चांसेज है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उसको लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कराएंगे। ठीक है, अभी फार्मूला समझिए। राउल्ट के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस P1 अपान P0 इज इक्वल टू W1 M1 अपान स्मॉल M1 W, स्मॉल M1 W, यानी M1 कैपिटल M1 कैपिटल M2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, नेक्स्ट फार्मूला लिखिए कोतनांग में यूनियन का। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है अच्छे तो मैं कराया हूँ आपको न्यूमेरिकल, वहाँ से जाके कर लेना। ठीक है, इसका कोतनांग में उन्नयन और हिमांक में अवनमन,
मतलब ये दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल में कराया हूँ। क्वोटिनांट में यूनियन की बात करें तो क्वोटिनांट में यूनियन क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको पहले से बताया था। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी 1000 W1 अपान M2 W1, ठीक है, ये होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी 1000, ठीक है, W1 अपान W2 इंटू कैपिटल एम, W1 अपान W2 इंटू कैपिटल एम। यहाँ पर के बी क्या है, नियतांक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 W1 अपान W2 अपान कैपिटल एम, W1 अपान W2 अपान कैपिटल एम। अब इसमें कौन क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर पराशर दाब की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी पराशर दाब, यहाँ पर हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन की बात करें, हिमांक में अवनमन की, ठीक है, हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, बस यहाँ पर के एफ हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1000 इंटू W1 अपान W2 अपान एम, W1 अपान W2 अपान एम। ये होता है हिमांक में अवनमन का फार्मूला। यहाँ से मैक्सिमम पोर्शन की को जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। एक होता है पराशर दाब का फार्मूला, पाई इज इक्वल टू CRT, पराशर दाब का फार्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, ये भी फार्मूला होता है। सी क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो आप लोग, कैसे निकालते हो, वही नीचे द्रव्यमान ऊपर मोलों की संख्या, नीचे द्रव्यमान ऊपर मोलों की संख्या, ये आपका निकल जाएगा पराशर दाब, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT, वो निकालने जानते हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये फार्मूलाज थे जो कि मुझे सेकेंड चैप्टर से कराने थे। इसमें एक दो फार्मूला मैं नहीं कराया हूँ, मुझे मालूम है, उसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत के तुरंत कराऊंगा, ठीक है। बहुत एक दो क्या 3 फार्मूला ऐसे हैं जो नहीं कराया हूँ। अगर आप इतने फार्मूला तैयार कर लेते हैं, इसको एक साथ लिखना, लिखकर सामने रखना, याद करना है सभी फार्मूला। कभी कभी क्या होता है, याद होने में भी गड़बड़ी होती है। जैसे मेरे साथ मोलरता हुआ था, हजारों बार मोलरता मैं पढ़ा हूँ, फिर भी वहाँ पर विलायक लिख दिया था, एक शब्द विलयन के यहाँ पर विलायक लिख दिया, कितना गड़बड़ी होगी। इस तरह से होती रहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विलय के स्थान पर विलायक लिख दिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई, ठीक है, गलत हो गई थी, उसको मैंने बाद में सही किया। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जितना देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आज क्लास में मैं बस इतना ही रोकते हैं, और इतना रोकते हैं तो मैं कल से फिर आपका न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी, सॉरी उसका रिएक्शन की क्लास चलेगी। टाइम बचेगा तो मैं कल इसके 2-4 न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी समस्या हो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, टेलीग्राम नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, टैग करके जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। एक बार माँ सरस्वती को सभी लोग याद करें, ठीक है। जय माँ सरस्वती लिखें कापी पर, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, लिखिए, ठीक है। श्रद्धा अपनी जगह होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।